और मुझे यकीन है कि मैं जब ये सवालात उठाता हूं तो इसके बाद से आप सुनेंगे कि कांग्रेस मजलिस और मेरे बारे में क्या कहती है, बीजेपी और मोदी मेरे बारे में क्या कहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का, उसकी मिनिस्ट्री का बजट आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं राजस्थान को पहली मर्तबा आया था तो मैंने अशोक गहलोत की सरकार से पूछा कि 90 करोड़ अल्पसंख्यक समाज का बजट इतना कम क्यों है। तो मालूम हुआ 1 साल के बाद अशोक गहलोत की सरकार ने उसको 90 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ के करीब कर दिया। मगर मेरे भाई, हम इलेक्शन नहीं लड़े तो अशोक गहलोत काम करना शुरू कर दिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर जावेद को आप कामयाब करके अपना विधायक बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजाएंगे तो आपके कितने मसाइल हल होंगे। मगर जब अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के बजट की बात हो रही है तो मैं तेलंगाना प्रदेश से आता हूं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 एमएलए हैं, विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यक समाज का मिनिस्ट्री का बजट 2200 करोड़ रुपये है, 2200 करोड़ रुपये है। और हर साल आप देखते हैं कि पैसा करीब 1800 से 1700 खर्च होता है। हमने क्या किया, लोग पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, ओवैसी वोट तोड़ने का काम करता है। सुन लो, जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर मजलिस के मेरी पार्टी के 7 विधायक हैं। हमने मंत्री बनना कबूल नहीं किया। हमने ये हुकूमत से कहा कि जिस जनता ने, जिस अवाम ने हम पर भरोसा करके हमको कामयाब किया, आप उस जनता के लिए काम करो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 1,30,000 मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां 6 क्लास से 12वीं क्लास तक, 6 से 12 तक फ्री में पढ़ती हैं गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में। बेटियों का स्कूल हॉस्टल अलग, लड़कों का स्कूल और उनका हॉस्टल अलग। 1,30,000 पढ़ रहे हैं अभी, और पिछले 9 साल में 80,000 उसमें पास करके निकल गई हैं। 80,000 यानी 40,000 हमारे बेटे, 40,000 हमारी बेटियां 12th पास करके निकल गई हैं। हमारे एक विधायक के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल हमने खुलवाया गवर्नमेंट से, आज से 1.5 महीना पहले। वहां के 3 बच्चे मेरे पास आए और आकर मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने आपने गवर्नमेंट से जो रेजिडेंशियल स्कूल खुलाया, जूनियर कॉलेज जिसको तब्दील किया गया था स्कूल से, हमने यहां से तालीम हासिल की, हमने नीट के एग्जाम में क्वालिफाई हुए और हम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में हमको एडमिशन मिला है एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए। वो बच्चे मेरे पास आए, 3 बच्चे आए थे, आकर मुझसे कहा कि हमारी मदद करो, हमको किताबें खरीदना है मेडिसिन की, डॉक्टरी की तालीम के लिए। तो मजलिस ने अपने फंड से उन तीनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए चेक लिखकर उनको दिया कि जाओ और अपनी मेडिसिन की तालीम हासिल करो, और हर साल मजलिस के दफ्तर में आकर तुम अपनी किताबों के लिए, तुम्हारी तालीम के जारी रखने के लिए मजलिस तुम्हारी मदद करेगी। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस फिरका परस्ती करती है, अरे उन 3 बच्चों में एक बच्चा हमारे हिंदू भाई का बेटा भी था। जब वो मेरे पास आया इन बच्चों के साथ तो शर्मा रहा था। मैंने कहा अगर करूंगा तो तीनों को करूंगा। और उस बच्चे ने मुझसे, इन तीनों बच्चों ने कहा कि एक के पिता बंडी पर तरकारी बेचते हैं, एक ऑटो चलाती हैं और एक का कोई मजदूरी करते हैं। ये काम मजलिस करती है। क्या राजस्थान में काम नहीं हो सकता है मेरे भाई? उस जरूर होगा,
उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ताकतवर ताकत बन जाएं। ये कभी नहीं चाहेंगे कामयाब होकर विधानसभा में चले जाएं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ताकतवर बने। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करें। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। ये सिर्फ यही चाहेंगे कि गुर्बत के इस साइकिल में आप अपनी जिंदगी उसी में गुजारते रहें, कसमपुरसी के आलम में अपनी जिंदगी को आप गुजार दें। याद रखो, अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं, अगर आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, तो जमहूरियत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो, ताकि भारत की जमहूरियत मजबूत हो, ताकि राजस्थान में जमहूरियत मजबूत हो, ताकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ का जिक्र राजस्थान की विधानसभा में जब होगा तो हुकूमत को झुकना पड़ेगा तुम्हारी ताकत के सामने। हुकूमत को आपके मुतालिबात को मनवाना पड़ेगा। ये काम मजलिस ने किया तेलंगाना में। अरे यहां पर आकर मालूम होता है कि यहां पर जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने वक्फ संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया, वक्फ की जायदादों को बर्बाद करके रख दिया। अरे जब हम अपने मुख्यमंत्री से 2 महीने पहले मिले, कई बातें हुई। हमने कहा कि मुख्यमंत्री साहब, हैदराबाद के अतराफ आप हमको 100 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन दो गवर्नमेंट की। हमने 100 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवा लिया। 100 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को हमको हैदराबाद के अतराफ दी गई। वहां पर हमने वक्फ बोर्ड कहा कि इसकी हिफाजत करो। आप बताइए मेरे भाई, ये होती है सियासी ताकत। जिन कांग्रेस के नेताओं को आपने अपना एमएलए बनाया, वो ताकतवर बन गए, मगर जिन्होंने उनको वोट डाला वो कमजोर हो गए। मजलिस ये करती है कि जो वोट डालता है उसको ताकतवर बनाती है। मजलिस ये करती है कि जो कमजोर होता है वो हमारी आंखों में मजबूत होता है। जो मजलूम होता है उसको उठाना मजलिस का मकसद है। जो बेजुबान है उसकी आवाज बनकर पार्लियामेंट और विधानसभा में हम लड़ते हैं। ये मजलिस का काम रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस विधानसभा के चुनाव जो 25 नवंबर के दिन आपको मतदान करना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है, देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को हराइए। कौन कह रहा है कि मत हराओ, मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी 2-2 बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि यकीनन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, एक नफरत का एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाया गया। नफरत को इतना फैलाया गया कि जुनैद और नसीर को घाटमीका से किडनैप करके ले जाकर हरियाणा में जिंदा जला दिया जाता है। और जब इनको जिंदा जला दिया गया तो घाटमीका को अशोक गहलोत और राहुल गांधी नहीं गए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस वाले कि नफरत के बाजार में क्या प्यार की दुकान खोलूंगा। अरे जब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना था तो जाना था जुनैद और नसीर के घर के परिवार को। मैं और जावेद और हमारे इमरान साहब गए थे, मुलाकात किए,
पुरसा दिए और उनकी तकलीफ को और उनकी गुर्बत को देखकर हमको एहसास हुआ कि कितना जुल्म किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अभी सुना कि जयपुर ट्रेन में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल आतंकवादी की तरह मुजाहरे करता है और नाम पूछकर गोली मार देता है। अरे ये जो असगर शेख राजस्थान का रहने वाला था, क्यों नहीं यहां पर अशोक गहलोत उसके लिए कुछ काम किए? अब्दुल कदीर हैदराबाद का रहने वाला था, हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके काम करवा दिया। क्यों नहीं यहां के विधायक को तौफीक हुई कि वह जाकर असगर शेख के बारे में बात करते? आज जब हम यहां पर आए हैं तो हमारी इस जनसभा के बाद, जलसे के बाद, कल से सब बोलना शुरू कर देंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी तोड़ने आया है। अरे मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना रहा, मैं जोड़ता रहूंगा। मैं तोड़ने नहीं आया, मैं जोड़ने आया हूं। हां, मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जो गरीब जनता के दिलों को तोड़ चुके हैं, जिन्होंने, मैं उनको तोड़ने आया हूं जिन्होंने नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करके रख दिया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा नहीं किया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारी मां और बहनों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। अब वक्त आया है तुमको रुलाने के लिए। तुम रोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। तुमने जो हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तुमने इख्तिदार में बैठकर गरीबों पर जुल्म किया। इस जुल्म का खात्मा होगा जब यहां से जावेद को आप अपना वोट देकर उसको अपना विधायक बनाकर कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखो, जब तक आप खड़े होकर मुकाबला नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं किया जाता। हां, काहली के मजाहरे ये हैं कि नहीं, हम इसको ही वोट देती आए हैं, इसको ही वोट देंगे। अगर तुम हरकत करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम इन तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बताना चाहते हो कि अब हम तुम्हारे झूठे दिल फरेब वादों का शिकार नहीं होंगे, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। हां, आसान काम है कि वोट डाल दो इनको और फिर 5 साल जुल्म सहते रहो, नाइंसाफी सहते रहो। मगर याद रखो, जो लोग ये सोच रहे हैं, ये मर्दानगी के मजाहरे नहीं है, ये बुज़दिली के मजाहरे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे अल्फाज शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, मगर सच्चाई को बयान करना यही मुझे आता है। अगर आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं, अगर आप यहां पर आए हैं, तो आप कोई गाने का प्रोग्राम सुनने नहीं आए हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं तो आप ये जानते हैं कि जो दीवाना खड़ा होगा वो सच्चाई को बयान करता है, सच्चाई को बयान करेगा। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं और पैगाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया है। कांग्रेस वाले तो मुझे गाली देते हैं, गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के MIM आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी, ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो, तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में,
वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, जब भारत की पार्लियामेंट में 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे गंदा काला कानून यूएपीए जो इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने बनाया उसको और गंदा किया, तो यही कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया था। कौन उसके खिलाफ वोट दिया? सदुद्दीन ओवैसी ने उसके खिलाफ वोट दिया था, इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया था। अरे तुम जेल को नहीं जाते, जेल को मेरा बेटा और भाई जाता है। तुम जेल को कहां जाओगे? तुम्हारे बाल को धूल लग गई तो तुम आसमान को सर पे उठा लेते हो और मुझे जिंदा जला दिया जाता है। तुमको क्या मालूम जेल क्या होती है? तुमको क्या मालूम 4-4, 5 साल जेल में सड़ना? तुमको क्या मालूम? अरे तुम्हारे हाथ से सत्ता चले गई तो तुम रो रहे हो, अरे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है जेल में। तुमको उसकी फिक्र नहीं है। सत्ता हमारे हाथ से चले गई, अरे हमारे हाथ से तो सब चीज चला गया। घर किसी का टूटता है तो मेरा टूटता है, तुम्हारा नहीं टूटता। किसी को जेल में डाला जाता नाम पूछकर, या किसी को ट्रेन का कंपार्टमेंट में नाम पूछकर गोली मारी जाती तो मेरे बेटे को मारा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नफरत का खात्मा कैसे होगा? इस डर का माहौल कैसे खत्म होगा? और याद रखो, कोई आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर कोई आने वाला नहीं है। आपको हल करना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, और उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे क्या बोलते बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। वो जानता है सच पर कौन था। मेरे खबर में तुम नहीं आओगे, मेरे अमाल मेरा साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के लोग, एक तरफ कांग्रेस हमको कहती है बीजेपी के लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग बोलते ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। ऐसा लगता बाज़ वक़्त कांग्रेस और बीजेपी में मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। मगर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कभी भी इनको खुश करने की कोशिश मत करो। हमारा मामला ये, अरे ऐसा बोल रहे तो इनको खुश कर दो, ये बोल रहे तो उनको खुश कर दो। मेरे भाई, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर सबको खुशी मिल रही है तो मेरे आंख में आंसू क्यों है? अगर सब खुश हैं तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगर सब इत्मीनान की नींद सो रहे हैं तो मेरी मां क्यों रात में करवटें ले रही हैं? ये बात आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इन्हीं चीजों पर लड़ती है। अच्छा, ये कांग्रेस और बीजेपी एक है, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी इस बात का यकीन कर लो। आप बोलेंगे ओवैसी कैसे बोल रहे हो? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, देखा आपने? उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी को ये दिल में बैठ गया कि मैं जो भी करूंगा हिस्ट्री बनाऊंगा, तारीख में मेरा नाम होना चाहिए। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में।
33% मिलेगा। जब वो बिल पार्लियामेंट में आया तो हमने उठकर कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बस हमारा डिमांड यह है कि इन महिलाओं में ओबीसी महिला क्यों नहीं है, इन महिलाओं के रिजर्वेशन में मुस्लिम महिला क्यों नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया, ये क्या कह रहा है, नई बात कह दिया इसने। हमने कहा नहीं नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, तो फिर उन महिलाओं को क्यों हक नहीं मिलेगा। कांग्रेस बोलती कि ये हमारे हैं, तो हमने कहा जब तुम ये कहते हो कि हम तुम्हारे हैं, तो फिर हमारी महिला एमपी एमएलए क्यों नहीं बनेगी। भारत की पार्लियामेंट में अब तक सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी बनी है। हमने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, हमने पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया। और जब बिल पर वोटिंग हो रही थी, इम्तियाज जलील एमपी मेरे साथ बैठे थे। स्पीकर साहब ने हमसे कहा, ओम बिरला साहब राजस्थान के कोटा के, ओम बिरला साहब ने कहा कि ओवैसी साहब आप अपना अमेंडमेंट मूव करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर, मूव करूंगा। मेरा क्या डिमांड था कि मुस्लिम महिलाओं को भी और ओबीसी महिला को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा मगर आपके पास आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर, मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूं। हमने बता दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा चला वोटिंग। हर बार मैं खड़े होता था कि डिवीजन वोटिंग होना। लोग बोलते थे अरे 400 तुम्हारे खिलाफ वोट पड़ रहे और 2 तुम लोग खड़े होकर वोट डाल रहे हो। तो मैंने कहा यह बताना चाह रहा हूं भारत की जनता को कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इन दोनों से कोई लड़ रहा है तो 2 लड़ रहे हैं इन लोगों से। अब आप इनसे पूछो कांग्रेस वालों से, वो बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है, मैं महिला के खिलाफ हूं। जितना मैं घर में दबके रहता हूं कोई दबके नहीं रहता। अब जिसके पास कोई नहीं है उन्हें डरते ही नहीं किससे भी। उसमें अकेले एक नहीं है, दूसरे भी है उसमें। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब ये जितने लोग यहां पर जितने लोग मुस्कुरा रहे वो समझ रहे मेरी तकलीफ को, अपनी तकलीफ समझ रहे हैं। यहां क्यों आके बैठे, घर को जाना है, जरा फ्रेश होके जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खैर ये लाइटर वेन में मैं कहा हूं, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां पर मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोग सोचिए, अपने दिल और दिमाग पर जोर डालिए और अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि आप लोग इस जमहूरियत के फेस्टिवल में आप हर आदमी, हर महिला, हर बच्चा जिसको वोट डालने का हक है वो निकल कर वोट डालेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जुल्म और कमजोरी डिस्क्रिमिनेशन है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आज कहने दीजिए, मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनियों को जो सब कुछ लुटने के बाद भी सीना तान कर खड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस को मजबूत करिए। हां, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, मगर जमहूरियत में जब जनता कोई बात को तय कर लेती है तो इनकलाब लिखा जाता है उस सरजमीन पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा आप मजलिस का साथ दीजिए। मेरे भाई, 50-60 साल आपने कांग्रेस बीजेपी का साथ दिया, कितनी नस्लें हमारी उनका साथ देंगी। हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर उम्मीद पर उनका साथ दिया, उनसे वफा नहीं की गई, उनको धोखा दिया गया। 4 नस्लें जा चुकी हैं और आज भी वही दिल फरेब झूठे वादे किए जाती हैं कि इनको हराना है। अरे यकीनन बीजेपी को हराएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूंगा
क्या आपने क्या बीजेपी को वोट दिया? तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे? तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से। हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का नेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो। 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरी वजह से। क्या पूरी भारत में मैं एक ही मर्द तुमको नजर आ रहा हूं? तुम क्यों नहीं रोक रहे बीजेपी को? तेलंगाना में हमने बीजेपी को टाई टाई कर दिया, बाय बाय कर दिया। 1,20,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि बंद कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी को हमने रोक दिया। तुमने क्या किया बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 25 नवंबर के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। मैं जावेद को जानता हूं, ये बेबाक है, जिद्दी है, इसके दिल में तड़प है गरीबों के लिए, इंसान के लिए। यकीनन इसका नाम जावेद है, मगर इसके दिल में एक धड़कता हुआ दिल है। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर आप रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कड़कड़ाती सर्दी में इसको आवाज देंगे तो मुझे यकीन है कि जावेद दौड़ता हुआ उन गरीबों और मजलूमों की तकलीफ को अपना समझकर आपके दरमियान में खड़ा हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला लीजिए, मजलिस को एक मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। मैं आपके का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।